गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम थर्ड प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। A multi-purpose protected area that is developed to conserve biodiversity and also to educate, train, create awareness about the environmental aspect and eco-friendly living is called Biosphere Reserve. Biosphere Reserve is a large area of a natural habitat protected a typically national park and animal sanctuaries, and there are often include one or more national parks along with buffer zones that are open to some economical use. Protection is granted not only to the flora and fauna of protected region, but also the human communities also inhabit this region and their way of life. Nominated by national government, Biosphere Reserve is nominated by national government and remained under a sovereign jurisdiction of the state where they located. Buffer zone means buffer zone is a neutral zone या area that lies between two or more bodies of land, usually permitting to the country. तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करके रखा जाता है, प्लस एजुकेट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, अवेयरनेस क्रिएट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के हिसाब से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, तो वो जो एरिया है उसको बोला जाएगा, वो जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको बोला जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। There are 18 biosphere reserve in India. इंडिया में 18 biosphere reserve है. Some well-known biosphere reserve set up in our countries. हमारी कंट्रीज में well-known biosphere reserve के आपको यहाँ पे नाम दिए गए. तो biosphere reserve में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी इंक्लूड हो जाता है, प्लस ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के हिसाब से, इको फ्रेंडली। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कंजर्वेशन स्पीसीज को कंजर्वेशन करने के लिए, उसके अलावा ह्यूमन कम्युनिटीज़ वहाँ पे इनहेबिट होती है, तो उसके लिए भी ये रीजन में अलाउड होता है। तो ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। A biosphere reserve may also contain other protected area in it. Biosphere reserve में दूसरे protected area आ जाता है, like for example पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व consist of one national park. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें one national park है, उसका नाम है सतपुरा, एंड दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। तो ये ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें नेशनल पार्क एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इंक्लूड हो जाता है, प्लस एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए वहाँ पे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, और ये नेशनल गवर्नमेंट के अंडर होता है। एंड जो बाकी बचा है वो सॉवरेन जुडिक्शन होते हैं, जो स्टेट के हिसाब से जहाँ पे ये होता है तो वो स्टेट के हिसाब से उसके अंडर में आते हैं, वो मैनेज करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे दिखा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे बोरी दिखाया है, आपको बोरी सेंचुरी दिखाया है, यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क दिखाया है। तो ये पूरा जो एरिया है वो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो सारा ये एरिया कवर हो जाता है। रेड डेटा बुक, the book that keeps a record of all endangered animals, plants and other species is called red data book. जिस बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है जो endangered animals है, प्लांट है और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पीसीज है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो उस बुक को बोला जाएगा रेड डेटा बुक। There are different red data books for plant, animal and other species. Red data book में animals का, plant का and other species का different data books available होती है। तो plant के different होते हैं, animals के and microorganisms के उसमें separation किया जाता है। Red data book is being published in many different countries and provide useful information on the status of various species. Red data book में different तरीके से different country में publish किया जाता है, और उसमें जो information होते हैं वो useful होती है, वो एक status दिखाता है कि इस species का जो numbering है वो कम हो रहा है, past में इतना था, present इतना हो रहा है। Through this book, IUCN, now WCU, is trying to create awareness about the endangered species. The first red data book on endangered animals was published in 1991.
और थ्रू दिस बुक, इस बुक के थ्रू WCU वाले क्या उसका एम क्या है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है तो उसका अगर प्रॉपरली कंजर्वेशन करोगे तो वो एक्सटेंट नहीं होगी, लेकिन अगर उसका प्रॉपरली कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं रखोगे तो एक टाइम आएगा कि वो एक्सटेंट हो जाएगा। और सबसे पहले हमारे कंट्री में रेड डेटा बुक 1991 में पब्लिश हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज़ अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च इन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर एक कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था टाइगर को कंजर्वेशन के लिए। The project aimed at protecting population of Bengal tiger in their natural habitat and also protected them from extinction. ये प्रोजेक्ट का एम था कि बंगाल जो टाइगर है उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्बेंस हो रही थी और उसके जो स्पीसीज के नंबर है वो कम हो रहे थे, तो वो एक्सटेंट ना हो जाए उसके लिए उसको कंजर्वेशन करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। एज अ रिजल्ट टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज इन रिजर्व एरिया, और फिर धीरे धीरे क्या होता गया कि वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन क्या होती गई, बढ़ती गई। Migration, seasonal movement of bird and animals in large number from one place to another to overcome the unfavorable condition and return back to the original habitat when condition becomes favorable is called migration. Migration तो आपको पता है, birds है और दूसरे animals है जो seasonal migration करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे जो condition होते हैं, जो climatic condition होते हैं वो इतना low चला जाता है, वहाँ पे ऐसे unfavorable condition हो जाती है, तो वो फेवरेबल कंडीशन के लिए दूसरी प्लेस पे माइग्रेट करते हैं और फिर वो ओरिजिनल हैबिटेट पे वो चले जाते हैं, वापस चले जाएंगे जैसे वहाँ पे कंडीशन फेवरेबल हो जाए तब, तो उसको बोला जाएगा माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन आर नोन टू अकर्स इन मैनी species of insect, bird, marine mammals and herbivorous mammals. सीजनल माइग्रेशन है वो बर्ड्स है, इंसेक्ट है, जो मरीन मैमल्स है, हर्बिवोरस मैमल्स है, उन सब में सीजनल मूवमेंट होता है और उन सब में सीजनल वो जो स्पीसीज है वो क्या करते हैं, सीजनल मूवमेंट करते हैं। सारे एनिमल्स नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं एंड मैमल्स हैं जिसमें मेमोरी ग्लैंड होती है, तो मरीन मैमल्स हैं, हर्बिवोरस मैमल्स हैं, वो लोग सीजनल मूवमेंट करते हैं। रीजन फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन का रीजन क्या है? टू एस्केप द हार्श एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे इतनी अनफेवरेबल एंड क्लाइमेटिक हार्श, इतना टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से उसको माइग्रेशन करना पड़ता है। टू गेट मोर फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड एंड वाटर, और जहाँ पे वो माइग्रेशन करते हैं, जहाँ पे वो आते हैं माइग्रेशन करके जिस प्लेस पे, तो वहाँ पे उसको अच्छे से फेवरेबल कंडीशन मिलती है, टेम्परेचर, फूड एंड वाटर मिलता है, इसलिए वो माइग्रेशन करते हैं। टू गेट सुटेबल प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल सैल्मन फिश माइग्रेट फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर टू ले एग एंड कम बैक, फ्रेश वाटर एल्स गो टू सॉल्ट वाटर, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ले एग। एग्जाम्पल दिए हैं कि जो सैल्मन फिश है वो सॉल्ट वाटर में से माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में जाते हैं एग देने के लिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, और जो एल्स है, जो अर्थवॉर्म जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बड़ी होती है, वो सॉल्ट वाटर में से फ्रेश वाटर में गो टू जो एल्स है वो फ्रेश वाटर में से सॉल्ट वाटर में जाएंगे एग देने के लिए, तो रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए, फेवरेबल कंडीशन के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड, एटलिक टर्न इज अ सी बर्ड, ये एक सी बर्ड है। इट इज़ अ फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन, वो माइग्रेशन एवरी ईयर वो माइग्रेशन करते हैं। इट फ्लाइज फ्रॉम आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल टू एंटार्क्टिक रीजन साउथ पोल एंड कम्स बैक अगेन ईच ईयर। एवरी ईयर वो आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल में से विंटर में एंटार्क्टिक रीजन साउथ पोल में आ जाते हैं एवरी ईयर, और फिर से वो अपनी ओरिजिनल प्लेस में चले जाते हैं। This 19,000 kilometer journey each way ensured that this bird could see 2 summer seasons per year and more daylight than any other creatures on the planet found till now. Till now, Arctic टर्न है जो सी बर्ड है वो 19,000 किलोमीटर की जर्नी करके वो लोग क्या कहाँ पे साउथ रीजन में, एंटार्क्टिक रीजन में आ जाते हैं। इसीलिए वो क्या होता है, यहाँ पे विंटर होगा तो यहाँ पे विंटर की सीज़न होगी, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो ओरिजिनल हैबिटेट है वहाँ पे वो 2 समर सीजन देखते हैं एवरी ईयर, और ज़्यादा डे एंड लाइट वो फेस करते हैं दैन द अदर क्रिएचर, जो प्लानट पे दूसरे जो क्रिएचर उसके हिसाब से वो 2 समर सीजन फेस करते हैं एंड डे एंड लाइट है वो ज़्यादा फेस करते हैं।
साइबेरियन क्रेन इज अ नॉर्मल हैबिटेट इज अ साइबेरिया। साइबेरियन क्रेन की जो नॉर्मल हैबिटेट है वो साइबेरिया है। When winter comes in Siberia, it gets extremely cold. The Siberian crane flies thousands of kilometers and come warmer place in India, such as Bharatpur in Rajasthan. साइबेरियन क्रेन जो उसकी नॉर्मल हैबिटेट है वो साइबेरिया है, बट वो विंटर में इतना ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड कंडीशन हो जाती है कि वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्लाई करके वो वार्मर प्लेस पे इंडिया में, स्पेशली भरतपुर राजस्थान में जो आया है। तो कभी भी आप राजस्थान जाओ तो वहाँ पे आपको साइबेरियन क्रेन्स दिखेंगे, तो वहाँ पे वो आ जाते हैं। The Siberian cranes stay in the warmer place in India for few months and then fly back to the Siberia when winter ends, and the climate becomes favorable for them. Siberian cranes वहाँ इंडिया में, यहाँ पे राजस्थान में वार्मर प्लेस पे रहते हैं फ्यू मंथ्स के लिए, और जैसे वहाँ पे विंटर, जहाँ पे साइबेरिया में विंटर ख़त्म हो जाए तो फिर से वो वापस चले जाते हैं और यहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। और जैसे वो बैक हो जाएगा तो वहाँ पर भी विंटर ऑलमोस्ट एंड हो गया होगा तो वहाँ पे भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी। तो ये आपको दिखाया था माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग किया था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। उसमें हमने टर्म्स देखे थे, फिर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हो रही है, फिर हमने देखा था डिफरेंट स्पीसीज के बारे में, फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में देखा था, फिर एंडेमिक स्पीसीज के बारे में स्टडी किया, फिर हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को कैसे आप कंजर्वेशन करके रख सकते हो, फिर देखा हमने प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो ये सारा हमने चैप्टर नंबर 7 में स्टडी किया। तो इसके साथ ही हमारा S7 का सिलेबस स्टूडेंट ख़त्म हो जाता है।